हे एवरीवन, नमस्ते। तो आज से हम एक इनकम टैक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द करेंट असेसमेंट ईयर, विच इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि टैक्स क्या होता है. नॉर्मली हमें पता है कि टैक्स हम किसे देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं. उससे गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि डायरेक्ट नहीं होती है, बट हम धीरे धीरे रीड करते हैं, साइमल्टेनियसली देखते रहेंगे. ठीक है. अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट. कंपल्सरी पेमेंट होती है, वॉलेंट्री नहीं होती कि हमारा मन हुआ तो हमने दिया, नहीं मन है तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता. मैंडेटरी होती है, कंपल्सरी पेमेंट होती है, मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को देना होता है और कंपल्सरी पेमेंट होती है. ठीक है. द गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स टू जनरेट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट. गवर्नमेंट को टैक्स की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि वो हमारे ही वेलफेयर के लिए और पूरे कंट्री के एज अ होल डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके. वैसे गवर्नमेंट के पास और भी तरीके होते हैं रेवेन्यू जनरेशन के, बट टैक्स इज़ ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ दैट. ठीक है. टैक्स समझ में आ गया क्या होता है. अब टैक्स के यूज़ क्या होते हैं. मेनली जो आपका टैक्स होता है ना, वो यूज़ किस लिए किया जाता है? रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, रनिंग पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट सर्विसेज, इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर. इन सारे काम के लिए हमारा जो टैक्स का पैसा है वो यूज़ होता है. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि टैक्स इज़ नॉट अ पेमेंट फॉर एनी डायरेक्ट सर्विस रिसीव्ड. इसका क्या मतलब हुआ? आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा टैक्स दिया था, मैंने ना पूरा 1 लाख का टैक्स दिया था, बट मेरे घर के सामने वाली जो रोड थी वो नहीं बनी, या फिर मेरे घर के पास वाला जो हेल्थ केयर सेंटर था उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. क्योंकि कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं रिसीव करते हैं हम. एज अ होल एग्रीगेट टोटलिटी में पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट वो पैसा खर्च करती है. ठीक है. तो इट इज़ नॉट फॉर एनी डायरेक्ट सर्विस. इसके बाद आते हैं हम बहुत मेजर पॉइंट कि टैक्स 2 टाइप के होते हैं. देखो, हमारा पूरा ये जो सीरीज़ है ना वो इनकम टैक्स की है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा है. तो इंडिया में ना 2 टाइप के टैक्सेस हैं. नॉर्मली भी 2 टाइप के ही टैक्सेस हैं. एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. अब इसकी ना डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है, फिर हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे. अच्छा, एक और काम आप लोग साथ साथ करते रहिए. आप लोग ना इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, तो आपके नोट्स ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे. बिकॉज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब नोट्स इतना लिखते नहीं हैं. अगर आप लिख रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट रख लो एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के लिए. अब देखो, 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ. अब देखिए, एक पर्सन है मिस ए. ठीक है. एक पर्सन है मिस, इंडिविजुअल है मिस ए. ये कोई बिज़नेस करती हैं, मान लो पेन वगैरह सेल करती हैं, ये बनाती हैं और सेल करती हैं. अब इन्होंने कोई पेन बनाया 10 रुपीज़ का. ठीक है. 10 रुपीज़ का पेन बनाया और इस पर अभी देखो प्रॉफिट्स को ना इग्नोर कर रहे हैं. हम सिर्फ टैक्स की बात करेंगे तो हम प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. तो ये मत सोचना कि अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ इनका, उसको इग्नोर करते हैं. अब 10 रुपये का पेन बनाया तो 10 रुपये पे इन्होंने 1 रुपये का टैक्स देना पड़ा. किससे? गवर्नमेंट को. टैक्स तो हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो इन्हें टैक्स देना पड़ा 1 रुपये का गवर्नमेंट को. कितना? 1 रुपये का. ठीक है. अब मिस ए जो हैं वो क्या पेन बना के अपने पास रखेंगी? नहीं, फर्दर बेचेंगी. किसको बेचेंगी? होलसेलर को बेचेंगी. एजेंट को भी बेच सकते हैं, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है ये. होलसेलर को बेचेंगी. तो इन्होंने होलसेलर को ये पेन बेचा तो कितने पे बेचेंगी? 10 रुपये पे? बिल्कुल भी नहीं, 11 रुपये पे बेचेंगी. अब इन्होंने क्या किया, 1 रुपये का टैक्स जो इन्होंने अपनी पॉकेट से दिया था वो होलसेलर की पॉकेट से निकलवा लिया. क्या किया? होलसेलर की पॉकेट से निकलवा लिया. अब होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को बेचेगा. रिटेलर को बेचेगा पेन, तो कितने में बेचेगा? 12 रुपये पे बेचेगा. क्यों? 1 रुपये का टैक्स जो होलसेलर ने अपनी पॉकेट से दिया, इसने अब क्या किया? रिटेलर की पॉकेट से निकलवा लिया. समझे? और रिटेलर फाइनली ये प्रोडक्ट हमें बेचेगा, मतलब कि कस्टमर को सेल करेगा. तो ये कितने पे करेगा? 13 रुपीज़ पे. इसने भी क्या किया? अगेन द सेम थिंग कि इसने ये बर्डन टैक्स का शिफ्ट कर दिया कस्टमर पे. बात समझ में आई? तो एक्चुअल बर्डन किस पे था? मिस ए पे था. लेकिन मिस ए ने 1 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को दिया, फिर उन्होंने वो होलसेलर की पॉकेट से निकलवाया, होलसेलर ने रिटेलर की पॉकेट से और रिटेलर ने कस्टमर की पॉकेट से. अब हमें ध्यान किस चीज़ पे देना है? 2 चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे हमारी डेफिनेशन बनती है और कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है.
जो पर्सन एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, इस पर्सन पे आता है क्या, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। इसको प्लीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिस ए ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स दिया है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। लेकिन क्या एक्चुअल में मिस ए की पॉकेट से टैक्स निकला, नहीं। तो किसकी पॉकेट से निकला, कस्टमर की पॉकेट से निकला। तो हम क्या बोलेंगे कि कस्टमर ने क्या फेस किया, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। ये दोनों वर्ड्स याद रखिएगा। जो बंदा टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को फर्स्ट हैंड, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। और जिस पर्सन पे फाइनल बर्डन आता है टैक्स का, उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बनती है, जब या मीनिंग क्या बनती है, जब आपका इम्पैक्ट और इंसिडेंस दो अलग अलग पर्सन पे फॉल हो रहा हो, जैसे कि अभी इम्पैक्ट किसी दूसरे पे फॉल हो रहा है और इंसिडेंस किसी दूसरे पे फॉल हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो टैक्सेस होते हैं ना, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर यही इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे फॉल हो रहा होता तो हम क्या बोलते, डायरेक्ट टैक्स। बात समझे, जब भी इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे फॉल होगा डायरेक्ट टैक्स होगा, और अगर अलग अलग पर्सन पे फॉल होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इम्पैक्ट मिस ए पे है और इंसिडेंस है कस्टमर पे। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, अब मान लो मिस ए कोई बिजनेस नहीं कर रही हैं, मिस ए एक जॉब करती हैं सिंपल सी, और उनको वहाँ से सैलरी मिलती है। अब जॉब से जो भी इनको सैलरी मिल रही होगी, इस सैलरी पे टैक्स कौन दे रहा होगा, यही दे रही होंगी। और अगर गवर्नमेंट को टैक्स ये दे रही हैं, मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा मिस ए पे, और क्या अपनी सैलरी से जो इन्होंने टैक्स दिया है उसका बर्डन ये किसी पे शिफ्ट कर सकती हैं, नहीं। इनकी सैलरी का टैक्स कोई और क्यों पे करेगा, कोई नहीं पे करेगा। तो इसका बर्डन भी ना इन्हीं पे आएगा, मतलब कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी इन्हीं पे गया। इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे आया है, मतलब अपनी इनकम पे टैक्स दे रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। समझ गए, ठीक है। अब आगे हम ज़रा इसको रीड कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या बोल रहा है, अ डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज़ इम्पोज, जिस पे लगा हुआ है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है। अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, एग्जैक्टली द सेम थिंग जो कि मैंने अभी आपको समझाई है। इट इज़ बेस्ड ऑन इनकम, प्रॉफिट और वेल्थ। देखो, जब भी हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, जब भी हम कहीं से भी अगर पैसा कमाते हैं, पैसा अर्न करते हैं ना, उस पर जो भी टैक्स पड़ता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। कहीं से भी पैसा कमाया, सैलरी मिली, प्रॉफिट हुआ, कुछ और कहीं से भी पैसा आ गया है, किसी ने गिफ्ट में दे दिया बहुत सारा पैसा, उस पर भी अगर कोई टैक्स लग रहा है ना, वो सारे पैसे, मतलब वो सारे टैक्सेस क्या होंगे, डायरेक्ट टैक्स होंगे, या इनकम टैक्स भी बोल सकते हो। और जब भी हम पैसा खर्च करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में कौन सा है अभी, जीएसटी। उसकी बात बाद में करेंगे। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हम टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं। ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे मिस ए ने क्या किया था, अपना बर्डन होलसेलर को, फिर होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को, और कस्टमर ने फाइनल पे किया। तो क्या हो रहा था, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो रहा था, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। तो क्या शिफ्टिंग ऑफ बर्डन डायरेक्ट टैक्स में हो सकती है, नहीं हो सकती है, इनडायरेक्ट टैक्स में होती है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की लेवाई अथॉरिटी कौन है, मतलब अथॉरिटी कौन है जो डायरेक्ट टैक्स को पूरा रेगुलेट करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग देखिएगा कि अभी प्रेजेंट में इसका चेयरपर्सन कौन है, कमेंट करके बताइएगा। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, पेड बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, इंडिविजुअल्स पे करते हैं, कंपनीज पे करती हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेसिव इन नेचर। देखो, टैक्सेस जो होते हैं ना, वो या तो प्रोग्रेसिव होते हैं या तो रिग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो आपका टैक्स भी इंक्रीज़ होना चाहिए, एंड लाइकवाइज अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो आपका टैक्स भी डिक्रीज़ होना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है। अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उस पर अगर आपको एकदम रफ एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो 20,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो अगर आप 20 लाख रुपए कमाएंगे ना, तो हो सकता है आपको 50,000 का टैक्स पे करना पड़े। ठीक है, ये मैं हाइपोथेटिकली फिगर्स ले रही हूँ, बस कहने का इतना मतलब है कि आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हुई है और आपका टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव क्या होता है कि आपकी इनकम तो बढ़ रही है बट टैक्स उतना ही लग रहा है, टैक्स नहीं बढ़ा आपका। ठीक है, आगे देखेंगे वो।
फिर आते हैं एग्जाम्पल पे, दो तरह के हमारे पास एक्चुअली सबसे मेन तो इनकम टैक्स ही होता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी ले सकते हैं, हम दोनों की सेपरेट बात करेंगे आगे। इनकम टैक्स होता है सबसे मेन हमारा डायरेक्ट टैक्स, जो कि हमें पूरी सीरीज़ में यही पढ़ना है। पेड बाय इंडिविजुअल्स ऑन देयर इनकम, हम जो भी पैसा कमाते हैं, कहीं से भी कमाते हैं, उस पर हम इनकम टैक्स देते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? कंपनीज, जो कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती हैं वो क्या देती हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। तो वो भी पैसे कमा रही हैं, उस पर टैक्स दे रही हैं, अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकती, तो ये भी एक डायरेक्ट टैक्स ही होता है। आगे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए, an indirect tax is a tax in which impact of taxation and incidence of taxation falls on two different persons। अभी हम ऊपर देख के आए हैं, वही इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल था कि इम्पैक्ट किसी और पे पड़ रहा है, इंसिडेंस किसी और पे पड़ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स इज लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी मैंने अभी बताया कि जब भी हम कुछ भी पैसे खर्च करते हैं तो आप क्या करोगे? या तो कोई सामान खरीदोगे, कोई सर्विसेज लोगे, कुछ भी अपने दिमाग में कुछ भी सोच लो ना, हर चीज़ पे जीएसटी लग जाती है, तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसकी अथॉरिटी कौन सी होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। कस्टम्स अलग हम पढ़ते हैं कस्टम्स एक्ट में, उसकी भी मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊंगी अगर आपके सिलेबस में है तो। और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा सबसे फेमस अभी कंट्री में क्या चल रहा है? जीएसटी। ठीक है। टैक्स कलेक्शन एंड बर्डन, आप लोग इसकी भी अथॉरिटी में देखिएगा कि कौन इसका चेयरपर्सन है अभी प्रेजेंट। टैक्स कलेक्शन एंड बर्डन, इट इज़ कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर एंड देन पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब कि पहले जो सेलर है ना, वो बायर से टैक्स कलेक्ट करता है, उसके बाद वो गवर्नमेंट को पे करता है। इसीलिए इसमें क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। आप अपना बर्डन आगे वाले पे शिफ्ट कर सकते हो, कस्टमर शिफ्ट नहीं कर सकता वो, क्योंकि लास्ट है, वो हायरार्की में लास्ट है। फीचर्स क्या है इसके? पेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सेम रेट फॉर एवरीवन, रिच और पुअर, मतलब कोई अमीर हो गरीब हो सबके लिए सेम रेट होता है। और रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ऐसा क्यों? रिग्रेसिव क्यों होता है और सबके लिए सेम क्यों होता है? अब मान लो आपने 10 रुपये की कोई चॉकलेट खरीदी, ठीक है, 10 रुपये की चॉकलेट पे जितना भी टैक्स लग रहा है, मान लो 50 पैसे का टैक्स लग रहा है 10 रुपये की चॉकलेट पे, तो आपके लिए भी उतना ही टैक्स लग रहा है। आपके लिए मतलब मान लो किसी की इनकम है 5 लाख की, तो 5 लाख वाले इनकम वाला बंदा भी इस 10 रुपये पे 50 पैसे का टैक्स दे रहा है। और अगर किसी की इनकम 50 लाख है तो भी अगर वो ये 10 रुपीज़ की चॉकलेट ले रहा है तो उस पर भी टैक्स 50 पैसे का ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर कोई अमीर हो गरीब हो, आपके इनडायरेक्ट टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं आता, वो सबके लिए सेम होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि रिग्रेसिव इन नेचर। वैसे ना हम जब कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि टैक्सेशन हमारा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कि जो जितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है उससे उतना ज़्यादा टैक्स लिया जाए। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले जीएसटी और दूसरा कस्टम। कस्टम किस पे लगता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है कस्टम, और जीएसटी हम सबको पता है गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। लेकिन हमें बात किसकी करनी है? इनकम टैक्स की। ठीक है। तो अब हम आते हैं इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन पे। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स है, हमें पता है। अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। आई होप आप लोग सब चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे साथ साथ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, आपको एक कंसोलिडेटेड नोट्स फॉर्म में भी चाहिए होगा, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है, केंद्र सरकार, ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। इट इज़ नॉट वॉलेंट्री, अभी मैंने बताया, मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, देना होता है हमें। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा बहुत। पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था इनकम टैक्स आपका 1860 में, सर जेम्स विल्सन ने टू मीट ब्रिटिश वॉर एक्सपेंसेस। एक्चुअली अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो 1857 में, याद ही होगा, बहुत मेजर इवेंट है। 1857 में वो हुआ था ना, रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम वो वॉर तो नहीं जीती थी इंडिया, वरना क्योंकि इंडिपेंडेंस तो हमें मिली नहीं थी, बट स्टिल ब्रिटिशर्स की जो ट्रेजरी थी ना वो काफ़ी खाली हो गई थी। तो फिर सर जेम्स विल्सन ने ये प्रपोज़ किया था कि क्यों ना हम टैक्स लगाना स्टार्ट कर दें। तो तब से फिर इसी के बाद ये प्रपोज़ल आया था, तो 1860 में पहला इनकम टैक्स लगा था। ठीक है। बट उसके कोई लीगल प्रोविजंस नहीं थे। पहली बार ये स्ट्रक्चर में आया है 1922 में, एक एक्ट बन के। इनकम टैक्स एक्ट 1922 में बना था, तब भी हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन एक एक्ट बना हुआ था। क्या अभी भी वही फॉलो हो रहा है? नहीं। अभी हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961, which came into force on 1st April 1962। ये भी डेट याद कर सकते हो अगर आप लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव है तो। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1961 का एक्ट है तो उतना पुराना चल रहा है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के फीचर्स देख लेते हैं। इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अभी वो हमें वैसे ही पता चल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। 298 सेक्शंस होते हैं, 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं और 14 शेड्यूल्स में, ठीक है। इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी होता है। ऑफकोर्स आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से अब जम्मू एंड कश्मीर में भी सारे एक्ट आपके लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो पूरे होल ऑफ इंडिया में आपका इनकम टैक्स एक्ट लगता है। फिनांस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमें पढ़ना नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए, क्योंकि देखो इनकम टैक्स आप लोग जब भी बजट आता है ना तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता होगा कि टैक्स में चेंजेस हो रहे हैं। अगर डिटेल में नहीं भी पता है तो सुना होगा ना, पेपर में देखा होगा या न्यूज़ में देखा होगा थोड़ा बहुत कि बहुत सारे चेंजेस हो गए टैक्स में। तो हर साल ना फाइनेंस एक्ट के थ्रू कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं टैक्स के रेट में, कि पहले टैक्स कम लगता था अब ज़्यादा लग रहा है, या कुछ चेंज हो गया, कम हो गया, एनीथिंग। तो ईच ईयर द फाइनेंस एक्ट मेक्स अमेंडमेंट टू टैक्स रेट कॉल्ड द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स के रेट चेंज कर सकते हैं, डिडक्शंस जो मिलती हैं, एग्जेम्पशंस मिलती हैं, और भी कंप्लायंस के जो रूल्स होते हैं वो सारे ऊपर नीचे थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू, ठीक है। आते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। पावर किसके पास है? यूनियन लिस्ट के पास। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं ना तो इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए। पता होगा आप लोगों को, सिविक्स में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट के बारे में मेंशन किया जाता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स होते हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो अब अगर हमें पता है कि इनकम टैक्स कौन लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, तो जाहिर सी बात है ये यूनियन लिस्ट का ही मैटर है। तो एंट्री 82 बोलती है यूनियन लिस्ट में, लिस्ट 1 शेड्यूल 7 में, कि पावर टू लेवाई इनकम टैक्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जब जहाँ भी वर्ड पार्लियामेंट आएगा, हम GST पढ़े वहाँ पे या फिर इनकम टैक्स में, इसका मतलब होता है क्या मतलब रफली आप सोच सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन लेवाई टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, दूसरी तरह से लगता है, उसकी बात हम पूरा सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेंट्रल इनकम टैक्स एंड इज विद द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उस पर टैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और कैसे लगता है उस पर भी हम बात बाद में फर्दर करेंगे। अब हम आते हैं की डेफिनेशंस विद इन द एक्ट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? पर्सन की। यहाँ से कुछ भी मिस नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्ट ने क्या डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, कि पर्सन जो होते हैं ना वो 7 टाइप्स के होते हैं। पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के। कौन कौन से? सबसे पहले इंडिविजुअल मतलब क्या? मिस्टर एक्स, आप एक इंडिविजुअल हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, नॉर्मल, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल, इसको हम पर्सन मानेंगे। दूसरा इन्होंने क्या कहा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कॉमर्स के होंगे तो 11th क्लास में जब हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो HUF वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पर्सन, और उस पर भी टैक्सेशन लगता है। कंपनी मतलब कि कोई भी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, कोई भी कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उस पर टैक्स लगता है। फर्म मतलब कि पार्टनरशिप फर्म हो, या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो भी, और अगर पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप है तब भी उसको हम पर्सन कंसिडर करेंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है? जुडिशियल की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है? जैसे कि आपके कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और आपके टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्स हो गए, चर्च हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी मतलब बेसिकली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम पर्सन मानते हैं, क्या बोल के? कि ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। इसके बाद आता है आपका लोकल अथॉरिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड ऑल दैट, ये सारे पर्सन्स होते हैं। एक मैंने मिस कर दिया, जान के मिस किया है, इसको अब एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या बोल रहा है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब हमें पता है कोई भी एक इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स, मिसेस वाई, ठीक है। तो अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलके कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें पार्टनरशिप के रूल्स अप्लाई नहीं होते, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा
पर्सन्स मिलके, इंडिविजुअल्स मिलके कोई बिजनेस करते हैं तो हम तो उसको पार्टनरशिप बोलते थे, इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि अगर पार्टनरशिप के रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। समझ में आई बात? और एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? ये जो 7 पर्सन्स पढ़े ना हमने, इसमें से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस करने लगे। मतलब मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और एक HUF है मेहता एंड सन्स करके, ठीक है? ऐसे सुना होगा ना, HUFs के नाम होते हैं मेहता एंड सन्स, कपूर एंड व्हाटएवर, ठीक है? तो XYZ लिमिटेड करके एक कंपनी है और मेहता एंड सन्स करके आपकी HUF है। अब ये दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं, मतलब एक HUF और एक कंपनी, तो इसको क्या बोलेंगे? ये 2 अलग अलग पर्सन्स थे ना, और ये बिजनेस कर रहे हैं साथ में, तो हम इसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि 2 पर्सन्स का एसोसिएशन। ज़रूरी नहीं है 2 हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक HUF और एक कंपनी, या फिर एक फर्म और एक कंपनी, एक फर्म एक कंपनी एक HUF, एक इंडिविजुअल एक फर्म एक लोकल अथॉरिटी। समझ गए? इन सबको मिला के अगर ये सब कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये 7 पर्सन्स होते हैं। और पर्सन्स डिफाइन क्यों किए गए हैं? इफ़ यू आर अ पर्सन तो फिर हम आपसे टैक्स ले सकते हैं। हम मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ बाउंड कि वो आपसे टैक्स ले सकता है, ठीक है? आगे आते हैं सेकेंड डेफिनेशन, SSC। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, SSC डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। क्या होता है SSC? अ पर्सन बाय होम एनी एक्ट और एनी अदर सम, एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज़ पेबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर अगर आपसे कोई भी टैक्स मांगा जाए या किसी भी और तरह का कोई सम ऑफ मनी मांगा जाए या पेबल है तो हम आपको SSC बोल सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल SSC कौन होता है? नॉर्मली अगर आप नॉर्मल अपना टैक्स पे कर रहे हो, आपकी सैलरी आई, आप उस पर टैक्स पे करते हो, तो यू आर अ नॉर्मल SSC, लाइबल फॉर योर ओन इनकम, सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है? सिंपल। नॉर्मल अगर मैं अपना टैक्स पे करती हूँ तो मैं नॉर्मल SSC हूँ। रिप्रेजेंटेटिव SSC क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है? रिप्रेजेंट्स अनदर्स इनकम, किसी दूसरे की इनकम रिप्रेजेंट जो करता है। फॉर एग्जाम्पल गार्जियन फॉर माइनर चाइल्ड्स इनकम। अच्छा, जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं ना, अगर उनकी कोई इनकम है तो वो अपनी इनकम पे खुद टैक्स नहीं देते, उनकी इनकम उनके फादर या उनकी मदर की इनकम में क्लब कर दी जाती है और उनको टैक्स देना होता है, ठीक है? तो हम उनके फादर या उनके मदर जो भी या उनके जो भी गार्जियन है उनको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव SSC, ठीक है? नेक्स्ट है मेरे पास डीम्ड SSC। डीम्ड का मतलब जिसको मान लिया गया हो, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बट इनको मान लिया गया SSC। डीम्ड बाय लॉ, लॉ ने मान लिया, लाइक लीगल है। मतलब कि मान लो किसी की डेथ हो जाती है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सन फाइलिंग रिटर्न आफ्टर फादर्स डेथ। मिस्टर X की डेथ हो जाती है और मिस्टर X का टैक्स अभी पेबल नहीं है, तो मिस्टर X की तो डेथ हो गई है, वो तो टैक्स पे कर नहीं सकते, तो नॉर्मल SSC वाला क्लॉज तो ख़त्म हो गया। तो अब जो इनका जो भी लीगल हेयर होगा, मतलब बेटा बेटी वाइफ जो भी हो, वो क्या होंगे? डीम्ड SSC होंगे, ठीक है? एंड द लास्ट वी हैव इज SSC इन डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब कि जिसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया हो, पे ना किया हो टाइम पे, फेल्ड टू डिडक्ट और पे टैक्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एम्प्लॉयर हु डिडंट डिडक्ट TDS। TDS क्या होता है बेटा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपने TDS सुना होगा, अगर नहीं भी पता हो तो, कि TDS कट गया है ना। जब हमें सैलरी मिलती है, मोस्टली जगह पे जब हमें सैलरी मिलती है ना, तो पहले से ही उस पर टैक्स कट के मिलता है, क्योंकि पता होता है आधे लोग तो टैक्स पे नहीं करेंगे, तो TDS काट के ही सैलरी मिलती है। मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स पे ही आपकी सैलरी डिडक्ट कर ली गई। तो ये काम किसका है? एम्प्लॉयर का काम है। अब मान लो मिस्टर X हैं, ये एक एम्प्लॉयर है, ठीक है? इनके अंडर 3 एम्प्लॉयज़ थे, A, B और C। तो इनको तीनों की सैलरी डिडक्ट करके देनी थी, मतलब टैक्स डिडक्ट करके देना था। अब इन्होंने डिडक्ट तो कर लिया, तीनों का टैक्स डिडक्ट कर लिया, बट ही डिडंट पे द टैक्स। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, अगर इन्होंने टैक्स डिडक्ट कर ही लिया था तो इनको पे भी कर देना चाहिए था, बट ही डिड नॉट। तो इनको क्या बोलेंगे? SSC इन डिफ़ॉल्ट। बात समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर क्या होता है? देखो पहले सिंपल सा देख लो। प्रीवियस ईयर का मतलब वो साल जिसमें हम पैसे अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर मतलब वो साल जिसमें हम उस पैसे पे टैक्स देते हैं। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ 2000 और 2001 में आपने जो पैसा कमाया उसमें टैक्स कब लगेगा? 2001 2002, समझे? जैसे हम सेशन लिखते हैं ना, वैसे ही 2 साल साथ में लिखते हैं। फिनेंशियल ईयर जैसे होता है। और एक चीज़ और, फिनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, कहाँ तक चलता है? 31 मार्च। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर हमें नहीं इसमें देखना है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हमारा फिनेंशियल ईयर
1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हमारा अगर 2000 और 2001 है तो असेसमेंट ईयर अगला साल होगा, मतलब 2001 2002 इसमें जो पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर पे। तो फिर जो 2001 और 2 में पैसा कमाया इस पे टैक्स कब लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा 2002 2003 पे। तो तब ये असेसमेंट ईयर हो जाएगा और ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, समझे। अब इसको रीड कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर इज़ द वन इन विच द इनकम इज़ अर्नड एंड असेसमेंट ईयर इज़ द वन इन विच द इनकम इज़ टैक्सड। सिंपल वही बात मैंने बोली, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर पे उस पर टैक्स दे देते हैं। इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, दैट इज़ द नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनकम अर्न बिटवीन, अभी जो करंट चल रहा है हमारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, मतलब पिछले साल जो हमने पैसा कमाया 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, उसका असेसमेंट कब होगा, मतलब इस पर टैक्स कब लगेगा, 2025-26 जो अभी करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। नॉर्मली मैंने क्या बोला, हम प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, अगले साल उस पर टैक्स देते हैं, मतलब असेसमेंट ईयर में। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शन है मतलब इसमें क्या होगा कि प्रीवियस ईयर में ही पैसा कमा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में ही उस पर टैक्स देना है। एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, मतलब कि केसेस वेयर इनकम इज टैक्सड इन द सेम ईयर, प्रीवियस ईयर को ही हम असेसमेंट ईयर मान लेते हैं। इसके केसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला केस क्या है, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज़ लिविंग इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड और परमानेंटली। अब कोई इंडिया छोड़ के ही जा रहा है, या तो हमेशा के लिए या तो बहुत लंबे टाइम के लिए, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना हम उसका वेट करेंगे कि अच्छा ठीक है वापस आ जाएगा तब टैक्स देगा, नहीं। तो उसको पूरे टैक्स क्लियर करके ही हम भेजेंगे बाहर, ठीक है। इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज एसेट्स विद एन इंटेंशन टू अवॉइड टैक्स। कई लोग क्या करते हैं ना, अपने एसेट्स ट्रांसफ़र करने लगते हैं किसी दूसरे को, कि हमने एसेट ट्रांसफ़र कर दिया, उस एसेट से जो इनकम आई वो भी हमने दूसरे की दिखा दी। किस नीयत क्या होती है इसकी, कि चलो मेरे टैक्सेस अवॉइड हो जाएंगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे केसेस में भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा आइडिया रहता है इसका, तो आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। मान लो एकदम साल के बीच में ही किसी का बिजनेस बंद हो जाता है, तो हम इसका वेट नहीं करेंगे कि अगले सालों से टैक्स लें। आपका बिजनेस अभी बंद हुआ है, आप अभी टैक्स दो और ख़त्म करो साथ में। नेक्स्ट क्या है, इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। नॉन रेजिडेंट, अभी हम रेजिडेंशियल स्टेटस वैसे आगे के चैप्टर में पूरा एक सेपरेट वीडियो बना के पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो, रेजिडेंट जो इंडिया में ज़्यादा रह रहा है, NRI आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में कभी कभी आ रहा है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी है और नॉन रेजिडेंट है, who do not have any representative in India। एक तो NRI, ऊपर से शिपिंग कंपनी की शिप्स, क्योंकि बहुत देर देर के लिए जाती हैं ना बाहर, जो भी काम के लिए बहुत देर देर तक के लिए जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक्स के लिए, मंथ्स के लिए। और उसके बाद वो नॉन रेजिडेंट भी है और उसका इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। तो इतनी सारे नेगेटिव फैक्टर्स अगर एक साथ हैं तो हम उस पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा और कहेगा कि आप अपना टैक्स दे दो उसके बाद जाना, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही दे के जाओ। और लास्ट क्या है, इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तो आई होप आपको याद होगा। इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। मतलब एक किसी पर्पस के लिए या किसी इवेंट के लिए अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्रिएट किया गया है, तो उससे भी हम क्या कहते हैं कि अच्छा आपका पर्पस मान लो ख़त्म हो जा रहा है, तो फिर आप पहले टैक्स दो फिर जाओ। जैसे मान लो कोई जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ थिंग है, तो आपने किसी एक पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर क्रिएट किया, तो यू हैव टू पे द टैक्सेस इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ एंड देन यू कैन जस्ट शट योर बिजनेस और वॉट एवर, ठीक है। आगे देखते हैं डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम देखो, इनकम टैक्स एक्ट में ना इनकम की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। तो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या बोला है, टेम्प्रेरी इनकम हो या परमानेंट इनकम हो। मतलब या तो देखो, आपको अगर हर महीने सैलरी मिल रही है तो वो आपकी परमानेंट इनकम है, ठीक है। अगर आपका ऐसा है ना कि आप 2 महीने काम करते हो, उसके बाद 4 महीने काम नहीं करते हो, फिर 4 महीने काम करते हो, फिर 4 महीने काम नहीं करते हो, ये क्या है, टेम्प्रेरी इनकम है। तो क्या हम इसको इनकम टैक्स में इनकम मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। इनकम टैक्स ने क्या कहा, इनकम टैक्स एक्ट ने क्या कहा कि आपकी इनकम परमानेंट है या नहीं है, टेम्प्रेरी है, वी डोंट केयर। इनकम है, हम उसको इनकम मानेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे,
ठीक है। दूसरी बात क्या हुई, डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम। डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या, अगर आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दी है तो क्या वो आपकी इनकम है? नहीं, उसका कोई डेफिनेट सोर्स ही नहीं है। या फिर जैसे अगर पहले के टाइम में देखो तो कोई हस्बैंड, या अभी भी ऐसी बात नहीं है, अभी भी अगर हस्बैंड्स वाइफ को दे रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड्स को कोई पैसे दे रही हैं और वो उसमें से कुछ पार्ट सिक्योर करके रख लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पिन मनी। उसको बोलते हैं पिन मनी। तो क्या उसका कोई डेफिनेट सोर्स है? नहीं, उस पर एक बंदे ने तो टैक्स दे दिया ना, उस पर एक बंदे ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है घर पे, तो उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। तो आपकी इनकम जो है उसका एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। पिन मनी या पॉकेट मनी, इसका कोई डेफिनेट सोर्स नहीं होता, तो इस पर टैक्स नहीं लगता, इसको हम इनकम नहीं मानते। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत वियर्ड चीज़ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए लीगल और इलीगल इनकम्स एक समान होती हैं। दे डोंट केयर कि आपकी इनकम लीगल है या इलीगल वेज से अर्न की है आपने, स्टिल अगर इलीगल वेज से भी आपकी इनकम आई है ना, तो भी हम उसको इनकम कंसिडर करते हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव डिस्प्यूटेड इनकम। इसके एग्जांपल में ले लो, जैसे मोस्टली लोगों के घर में होती है ना कोई डिस्प्यूटेड लैंड है कि उस पर सब अपना क्लेम कर रहे हैं, पापा, चाचा, बड़े पापा, सब लोग उस पर क्लेम कर रहे हैं कि मेरी है, मेरी है, मेरी है, वॉटेवर। अब मान लो जिसके पास में 3 बंदे हैं, मान लो XYZ एंड 3 ऑफ देम आर क्लेमिंग कि मेरी लैंड है, मेरी लैंड है, मेरी लैंड है। अब मैं रफ एग्जाम्पल के लिए मान लेती हूँ कि उस पर एक्चुअल क्लेम Z का है, मतलब एक्चुअल वो लैंड Z की होनी चाहिए, लेकिन अभी उस लैंड से जो भी इनकम हो रही है वो इनकम X के पास आ रही है। तो आइडियली तो ये इनकम Z की होनी चाहिए, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको ये है कि यार आपकी इनकम डिस्प्यूटेड है या कुछ भी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसके हाथ में आ रही है उसको हम इनकम मान लेंगे और उससे टैक्स ले लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे X पे टैक्स लग जाएगा। इस पर भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए इतना जान लो कि डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं अगेन वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। देखो बहुत ध्यान से सुनना, और एक चीज़ और सुन लो, हम टॉपिक क्या या पूरा सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में ना जो टैक्स का पोर्शन होता है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ये सिर्फ 2 लेक्चर्स में हम पढ़ लेंगे। 5% का सिलेबस है मान लो, बाकी पूरा 95% पर हमें पढ़ना होता है कि इनकम क्या होती है, कौन सी इनकम को हम इनकम कंसिडर करेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी अब पूरा इनकम की बात होगी तो आप लोग थोड़ा फोकस्ड रहिएगा। ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहते हैं, कि हमारे इनकम के सोर्सेज क्या हैं, इनकम कहाँ से आती है जिस पे हम टैक्स लगाते हैं। तो हमारे पास 5 सोर्सेज ऑफ इनकम दिए गए हैं। सबसे पहला सोर्स क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब क्या, कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहाँ से आपको कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके लिए बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देयर शुड बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है, वहाँ से आपको जो भी रेम्यूनरेशन रिसीव हो रहा है उसको हम बोल देंगे दैट यू आर रिसीविंग वॉट एवर इनकम दैट इज़ फ्रॉम सैलरी, ठीक। सेकेंड होती है आपकी, अच्छा ज़रूरी नहीं है सब लोग जॉब कर रहे हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, मोस्टली बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या आपका कोई प्रोफेशन है और वहाँ से आपको कोई इनकम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। बिज़नेस और प्रोफेशन में क्या फ़र्क होता है ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा। प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए आपकी, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन से हमें गेन होता है, बिज़नेस से हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ से भी कोई पैसा आया, इसको भी हम मान लेंगे ये आपकी इनकम है। अगर हम आपकी इनकम कंसिडर कर रहे हैं उससे, मतलब हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, ठीक। 2 इनकम हो गई। तीसरा क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 घर थे, एक घर में आप खुद रह रहे हैं, एक घर आपने रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट आ रहा है वो भी तो आपकी इनकम ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी से कंफ्यूज नहीं करना कि हमने कोई घर बेच दिया और बेचने से पैसा आया। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मतलब कि आपने घर किराए पे दिया है, रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम जनरेट हुई है, ठीक है। 3 इनकम हो गई, एक तो सैलरी की हो गई, एक हो गया कि आपने घर रेंट पे दिया उससे पैसा आ रहा है, या तीसरा है कि आपका बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है उससे प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, ठीक है। 4th इनकम क्या होती है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब क्या, कि आपके पास कोई कैपिटल एसेट था, कोई ज़मीन थी गाँव में, या फिर कोई ज्वेलरी रखी थी, कोई एंटीक्स रखे थे, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, स्टॉक्स, शेयर्स, वॉटेवर, और आपने उसको सेल कर दिया
प्रॉफिट पे। तो वो जो आपका प्रॉफिट होता है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। प्रॉफिट नहीं बोलते क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, हर दिन थोड़ी ना आप ज़मीन बेच रहे हो, तो उससे जो पोर्शन आपका रेवेन्यू का आता है दैट इज़ योर गेन, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला, सैलरी से पैसे कमाओगे तो टैक्स ले लेंगे, अगर हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है उस पर भी टैक्स लगेगा, बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट या गेन हुआ है उस पर टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा, अगर कोई इनकम बच जाती है जो इन चारों हेड्स में नहीं आती तो हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे, ये बोल के कि ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इन्होंने इसको थोड़ा ओपन रखा हुआ है, इंक्लूसिव रखा है कि अगर कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हो जो इन 4 हेड्स में, ऊपर के 4 हेड्स में नहीं आ रही, उस पर भी हम टैक्स लगा देंगे, ये बोल के कि ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमारे पास ब्रॉडली 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, प्रॉफिट गेन्स इन बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ठीक है, इन पांचों को कैलकुलेट मतलब ऐड कर लोगे तो आपके पास जो फिगर आता है ना, इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि हमारी हेडिंग थी, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अच्छा ये जो 5 हेडिंग दिख रही है ना, ये पूरे फुल फ्लेजेड चैप्टर हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, और ये भी हमें इसके 2-3 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे हर चैप्टर के। यही आपका मेन कॉन्टेक्स्ट होता है इनकम टैक्स का, क्योंकि यही तो आपकी इनकम जनरेट कर रहा है ना। अब क्या ग्रॉस टोटल इनकम तो आ गई हमारी। अच्छा एक और चीज़, सबकी सारी इनकम नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी भी आ रही है, घर से रेंट भी आ रहा है, बिजनेस से भी प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल गेन भी हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है किसी की एक ही इनकम हो, किसी की 2 हो, किसी की 3 हो। ठीक है, ये सारे इंक्लूसिव हैं कि जिसकी जितनी इनकम हो उतनी ऐड कर ले, सबको ऐड करके क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या इस पर टैक्स लगता है? नहीं। इसके बाद ना हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, उन बेनिफिट्स को क्या बोलते हैं, डिडक्शंस। अगेन ये पूरा एक फुल फ्लेजेड चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C से 80U के बीच में हमें बहुत सारे डिडक्शंस दिए गए हुए हैं, वो हम माइनस कर देते हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से। जैसे कि मान लो आपने बहुत चैरिटी की है, या आपके मेडिकल इश्यूज़ थे, आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है, या आपने कोई और सेविंग्स की हैं ऐसी जगह जहाँ से आपको कोई डिडक्शन मिल जाए, तो आपको इन सारी चीज़ों पे डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन मेरे लिए बेनिफिशियल क्यों होता है? देखो, डिडक्शन माइनस करके आ जाती है मेरी टोटल इनकम, और टैक्स किस पे लगता है, टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, GTI पे टैक्स नहीं लगता। तो अब ऐसे देखो, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही थी 10 लाख और आपके डिडक्शंस मिल गए आपको 2 लाख के, तो अब आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 8 लाख। तो 10 लाख पे टैक्स देना बेटर है कि 8 लाख पे? ऑब्वियसली 8 लाख पे। तो जितने ज़्यादा डिडक्शंस होंगे उतना ज़्यादा बेटर होता है हमारे लिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज के लिए अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, टैक्स निकालना, कि हम लोग क्या करेंगे कि मैंने आपको टोटल इनकम दे दी और आप उस पर टैक्स निकाल सको, कि अगर आपको किसी की इनकम पता है तो आप उस पर टैक्स निकाल सको कि इसको कितना टैक्स पे करना होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।